नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। एक बार फिर से चलिए लग जाते हैं। आज मैंने एक जिस चैप्टर को मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए सोचा है वह यूपी स्पेशल से संबंधित होगा। और यूपी स्पेशल में हम लोग थोड़ा सा पर्यटन और संस्कृति से संबंधित इस पर 2-3 वीडियो बनाएंगे। और पर्यटन संस्कृति से संबंधित कुछ विशेष स्थल, कुछ व्यक्तित्व और उसके संबंध में जितनी भी योजना, परियोजना आदि जितनी भी चीज़ें हैं यूपी से संबंधित, उसको हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल वीडियो री एग्ज़ाम देने वाले लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उनके लिए IMP हो सकता है। तो चलिए, यूपी स्पेशल में हम उसके पर्यटन और संस्कृति से संबंधित कुछ IMP चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। और इस पर हमारा 3 वीडियो बनेगा। 3 वीडियो में पर्यटन, संस्कृति, सभ्यता से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन से, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट जो हमारा आता है उत्तर प्रदेश पर्यटन से संबंधित, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, बहुत ही IMP है। पहला फैक्ट हमारा बनता है पर्यटन विकास निगम की स्थापना। पर्यटन विकास निगम की स्थापना, ठीक है। IMP है 1974 में। इस साल को आपको याद करके रखना है। VIMP है पर्यटन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना। यहाँ उत्तर प्रदेश जोड़ना आपको नहीं भूलना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब करी गई, तो आपका ऑप्शन होगा क्या, 1974, ठीक है। एक है दूसरा माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान, IMP है। सारे फैक्ट IMP होंगे जो PCS से लेकर के वनडे लेवल तक काम कर जाएंगे, ठीक है। पर्यटन माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है, ये आपके चिन्हट, लखनऊ में एक स्थान है चिन्हट, जो लोग गए होंगे जानते होंगे, चिन्हट लखनऊ में, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं, तीसरा राज्य पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को। राज्य में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 14 जनवरी को मनाया जाता है। और कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको सन भी याद करके रखना है कि कब से इसकी शुरुआत करी गई, 2016 से। यानी 2016 से राज्य पर्यटन दिवस हर साल जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चौथा फैक्ट देखिए, हेरिटेज आर्क के रूप में, हेरिटेज आर्क पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हेरिटेज आर्क के रूप में, खासकर विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज आर्क के रूप में किन शहरों को विकसित किया जा रहा है, तो इसमें आपके 3 शहर हैं। तीनों का नाम कोई बहुत मुश्किल नहीं है रखना, वाराणसी, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, ठीक है। ये तीनों याद रहने चाहिए कि हेरिटेज आर्क के रूप में किनको विकसित किया गया है तो आपका ऑप्शन होगा लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज। अगला देखें, यूनेस्को का देख लें, 5वां यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर, ठीक है। यूनेस्को जो कि एक वैश्विक संस्था है, उसकी विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर स्थल कितने हैं, ठीक है, जो दिखाई देते हैं। कितने स्थलों को शामिल किया गया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा 3 स्थलों को शामिल किया गया है। और कौन कौन से हैं, सबसे पहले ताज को शामिल किया गया था, यानी ताजमहल को। वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, बाद में मैंने देखा तो वीडियो रुका हुआ था और मैं आगे तक पढ़ाता हुआ चला गया था।
यूनेस्को, यहाँ तक शायद मैंने पढ़ाया था, आगे आप देख लीजिए। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर स्थल कितने हैं? आपका ऑप्शन होगा 3 है, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले ताजमहल को शामिल किया गया था, कब? सन के साथ आपको याद करके रखना, 1983 में, फिर आगरे के किले को भी 1983 में, और फतेहपुर सीकरी को 2008 में। ये है मूर्त धरोहर स्थल, ठीक है। और यूनेस्को के अमूर्त धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? इसमें भी 3 हैं। सबसे पहले रामलीला को शामिल किया गया सन 2008 में, तो ये वाला सन आपको याद करके रखना है। बाकी काशी को, या काशी या वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, अमूर्त धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया यूनेस्को द्वारा। और फिर किसको? कुंभ मेला को 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। लेकिन अमूर्त, तो अमूर्त भी 3 है और मूर्त भी 3 है, तीनों IMP है, आपको याद करके रखना है। बाकी यहाँ पे मैंने बताया बौद्ध स्थलों के विकास हेतु कौन सी, या बौद्ध स्थलों के पर्यटन के बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है। तो अगर क्वेश्चन करें कि मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित है, आपका ऑप्शन होगा बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए। पेइंग गेस्ट योजना कब से चल रही है? 1994 से चल रही है। ये भी किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है, ठीक है। बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना कब से चल रही है? 2008 से चल रही है। ये भी किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9वां, पर्यटन पुलिस। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो ये 2001 और 2002 के बीच इसका गठन किया गया है, ठीक है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है, क्योंकि पर्यटकों के साथ कभी कभी अनहोनी घटनाएं होती रही हैं, तो इसके लिए पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है। तो पर्यटन पुलिस का गठन 2001-2002 में किया गया है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं पर्यटन से संबंधित। इस पर मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति पर मेरा 3 वीडियो बनेगा, और 3 वीडियो में मैं सारे IMP फैक्ट क्लियर करा दूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 8-9 पॉइंट हो गए, 10वां पॉइंट देखते हैं। रोपवे का विकास अगर देखा जाए तो यूपी में कहाँ कहाँ है, किस किस पर्यटन स्थल पे हुआ है? एक है आपके विंध्याचल, एक है आपके चित्रकूट, और तीसरा है आपका बरसाना यानी मथुरा। यहां पर रोपवे सेवा संचालित है मथुरा में, ठीक है। इको टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म पॉलिसी की शुरुआत कब करी गई? तो ये करी गई 2014 से, ठीक है। थीम पार्क की स्थापना कहां की गई है? आगरा में, ठीक है। अगर क्वेश्चन करता है कि थीम पार्क किससे संबंधित है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा पर्यटन से संबंधित है। और थीम पार्क योजना यूपी के किस राज्य से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन होगा आगरा संबंधित है। इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं, सारी बातों से हमको कोई मतलब नहीं है, बस इतना जानिए थीम पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा में की गई है, और ये पर्यटन से संबंधित है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और चीजों को देखते हैं जो संस्कृति, उत्तर प्रदेश संस्कृति से संबंधित है। राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत यानी टेलीविजन टीवी सेवा की शुरुआत कब करी गई? इसका सन बहुत ही IMP है और कहां से करी गई, ठीक है। तो इसका सन आपको याद करके रखना है 1975 यानी 1975 में करी गई, और कहां में? लखनऊ में, ठीक है। इसको याद करके रखिएगा सन के साथ।
राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत 1975 में कहाँ? लखनऊ। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि हाँ, भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म, मूक फिल्म नहीं, वाचाल फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा, आलम आरा के निर्देशक चूंकि आईएमपी है, यूपी से संबंधित है, उनका नाम है बीपी मिश्रा। बीपी मिश्रा। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? आपके यूपी के देवरिया के। ठीक है। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आपका ऑप्शन है आलम आरा है। और उस आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आपका ऑप्शन है बीपी मिश्रा जी हैं। और ये कहाँ से संबंधित हैं? देवरिया से संबंधित है। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना ये 1974 में हुआ था, नहीं ये 1975 में हुआ था। टीवी सेवा की शुरुआत भी 1975 में हुई थी लखनऊ से। ठीक है। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना भी कब हुई थी? 1975 में। तो इसका भी सन आईएमपी है, इसका भी सन और स्थान दोनों आईएमपी है, दोनों को आपको याद करके रखना है। और फिल्म बंधु व फिल्म विकास परिषद का गठन। ठीक है। ये किया गया 2001। ठीक है। तो इसका भी सन देखिए, इन दोनों का सन 1975 है। और फिल्म बंधु यानी उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु, वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका है 2001 में किया गया। अब एक जनरल का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो राज्य में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3। राज्य में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 3 हैं। ठीक है। अब पूछता है अगर राज्य में आकाशवाणी केंद्र 13 है। ठीक है। आकाशवाणी केंद्र 13 है। और राज्य में दूरदर्शन केंद्र तो ये 3 है। ठीक है। 3 है। अब जो है तीनों का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आपसे मेरा प्रश्न है कि कमेंट्स करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो 3 दूरदर्शन केंद्र हैं वो तीनों दूरदर्शन केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन करता है निम्न में से कहाँ पे उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना नहीं की गई है या दूरदर्शन केंद्र नहीं है। ठीक है। तो इसको आपको बताना है। 3 है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन्मस्थल यहाँ से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आता है या तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, चलिए मान लें यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा सा देख लें कहाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, 4-5 हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहला हमारा है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ के रहने वाले थे? जन्म यही हुआ था और यही के रहने वाले थे बदायूं के। और सल्तनत काल में बदायूं एक महत्वपूर्ण इक्ता था। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना था तो बदायूं का ही सूबेदार था। ठीक है। तो बदायूं हमारा इतिहास में जितनी भी चीजें कुछ पर्सन को देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और फिर बाद में आपको इतिहास में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का हो गया। अब जियाउद्दीन बर्नी का देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण इतिहासकार है। और ये निजामुद्दीन औलिया क्या है? चिश्ती संप्रदाय के एक शेख हैं, संत हैं, जियाउद्दीन बर्नी।
ठीक है। तो इनका इनका जन्म स्थल कहाँ हुआ है? बरन। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम बरन का भी एक इक्ता था, ठीक है, एक प्रांत के रूप में गठन किया गया था। और ये बरन कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। तो ये सबका जन्म स्थल है। निजामुद्दौला औलिया का बदायूं है, जियाउद्दीन बरनी का बुलंदशहर है। अमीर खुसरो का VIMP है, जिनको तोतिए हिंद बोला जाता है। अमीर खुसरो, इनका पटियाली कहाँ पड़ता है? किस तहसील के अंतर्गत है? तो ये है आपके कासगंज। तो इनका जन्मस्थल कहाँ पे है? ऑप्शन अगर पटियाली है तो पटियाली मारेंगे, और कासगंज है तो कासगंज मारेंगे। इनको तोतिए हिंद भी कहा जाता था। और तब यहाँ से क्वेश्चन आता है, तबला और सितार का आविष्कार भी इन्होंने किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं स्वामी हरिदास। ये जो है इनके नाम से संबंधित स्थल है हरिदासपुर। और ये हरिदासपुर किस जिले में है? अलीगढ़ में। ये स्वामी हरिदास है, ठीक है। अब आगे देखते हैं टोडरमल, बहुत IMP है, वित्त मंत्री रह चुके थे टोडरमल, जिन्होंने आईने दहसाला पद्धति के मतलब से संबंधित हैं। तो टोडरमल की बात अगर करें तो टोडरमल का जो जन्मस्थल है यूपी के लहरपुर। ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर जिले में। ये IMP पर्सनालिटी है जिनके जन्मस्थल को मैंने बताया है। अब कुछ और IMP पर्सनालिटी है जिनके जन्मस्थल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखा जाए, अबुल फजल, बहुत IMP, अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक थे अबुल फजल। ये जो है इनका जन्म आगरा में हुआ था, ठीक है। और शेख फैजी इनका भी जन्मस्थल आगरा ही है। चलिए अब जो इतिहास को थोड़ा बहुत जानने वाले हैं मेरा उनसे एक प्रश्न है कि अबुल फजल और शेख फैजी का आपस में रिश्ता क्या था? कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे 2 क्वेश्चनों को कमेंट्स करके बताइएगा। दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे यूपी में, और अबुल फजल और शेख फैजी का रिश्ता क्या है कि नहीं है, या है तो क्या था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शेख फैजी, मिर्जा गालिब प्रसिद्ध शायर थे, ठीक है। और 1852 की क्रांति में इनका नाम आता है मिर्जा गालिब। ये भी आगरा, इनका जन्मस्थल भी क्या था? आगरा था। अब आते हैं हम तात्या टोपे पर। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका वास्तविक नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो शायद कुछ चीजें हैं हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जन्मस्थल पढ़ रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था बिठूर, कानपुर में, ठीक है। अब एक और क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्मस्थल है शाहजहांपुर, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि चंद्रशेखर का जन्म स्थल नहीं है। चंद्रशेखर का जन्म यूपी में नहीं हुआ था। अगर जन्म की अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? उन्नाव के, यूपी के उन्नाव के, ठीक है ना। उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार है। इसका नामकरण चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। तो चंद्रशेखर आजाद अगर जन्म पूछेगा और MP अगर मध्य प्रदेश है आपके ऑप्शन में तो आप ऑप्शन मध्य प्रदेश ही मारेंगे। अगर मध्य प्रदेश नहीं है तब आप उन्नाव को मारेंगे, ठीक है। 2 और हैं क्रांतिकारी जिनका नाम है रोशन, क्रांतिकारी है जिनका नाम था, हाँ देखो, अशफाक उल्लाह
अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह, इन दोनों लोगों का जन्म स्थल भी क्या है? शाहजहांपुर। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, तीनों लोगों का जन्म स्थल कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। और यहाँ से क्वेश्चन आते भी रहते हैं, अशफाक उल्लाह रोशन सिंह को या इनको क्या नाम है इनका, कहाँ गए? राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो इनको फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चंद्रशेखर क्लियर होगा, रोशन अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह वाला क्लियर हो गया। तेज बहादुर शत्रु की बात करें, यूपी से संबंधित रहेगी। तेज बहादुर शत्रु, इनका जन्मस्थल अलीगढ़ था, अलीगढ़। ठीक है, अब एक और नेता है जो असहयोग आंदोलन से पहले, कौन सा, खिलाफत आंदोलन की नींव पर ही असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली दो बंधु थे। तो मोहम्मद अली का जन्म स्थल कहाँ पे था? क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोहम्मद अली को हम देख लेते हैं। मौलाना मोहम्मद अली इनका पूरा नाम है, मोहम्मद अली। इनका जन्म स्थल है फर्रुखाबाद। ठीक है, अब कुछ और हैं जिनको देखना पड़ेगा। मिटाना पड़ेगा, इसको एक बार और मिटाएंगे, बस क्लियर हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म स्थल कहाँ पे था? तो ये प्रयागराज से संबंधित है, मतलब उस समय का हम कह सकते हैं इलाहाबाद। ठीक है, और प्रयागराज से कई और नेता, कई और लोगों का जन्म स्थल है, जैसे कि आपकी इंदिरा गांधी हो गई, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है, देखिए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का जन्म स्थल क्या है? प्रयागराज है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नेहरू परिवार से जितने लोग हैं सबका जन्म जो है प्रयागराज में ही हुआ है। मैं यहाँ पे जन्म स्थल ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इन तीनों लोगों का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि राजीव गांधी और जितने भी मेनका गांधी या जितने भी लोग इससे संबंधित है सबका जन्म वहीं पर हुआ हो। ठीक है, तो इनका आपको याद करके रखना है। ठीक, अब देखते हैं हमारे एक बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध प्रधानमंत्री रह चुके थे, जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। काफी फेमस और काफी ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थल कहाँ पे था? तो एक चंदौली पड़ता है आपका, चंदौली कहाँ पड़ता है? मुगल सराय में। तो इनका जन्म स्थल मुगल सराय था। ठीक है, एक है मतलब संत थे, संत रामानंदाचार्य, रामानंदाचार्य क्या थे? कबीर के, ये रामानंद क्या थे? कबीर इनके शिष्य थे। ठीक है ना, तो रामानंद का जन्म अगर देखा जाए तो रामानंद का जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन अगर प्रयागराज है तो प्रयागराज ही मानना है आपको, वैसे पुराने समय में इसको इलाहाबाद बोला जाता था। ठीक है, अब कबीर को देख लेते हैं। कबीर का जन्म स्थल सबको पता है, कबीर का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो वाराणसी है, सबको पता है, अक्सर लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सूरदास की अगर बात करें, अब देखिए इनका वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, पूछा गया है, सूरदास का जन्म स्थल। तो इनका सीही, मथुरा में एक स्थल है सीही। तो जो भी ऑप्शन होगा वैसे आप ऑप्शन को टिक करोगे। ठीक है, एक संत थे रैदास, रैदास, इनका भी जन्म स्थल वाराणसी में है। वाराणसी में एक स्थल है सीर गोवर्धनपुर, सीर गोवर्धनपुर।
ठीक है। एक संत है, संत मलूक दास। ये भी क्वेश्चन आप पुराने पेपर उठा करके देखिए पीसीएस का, तो आया हुआ है यूपी पीसीएस का। मलूक स्थली की जन्मस्थली, मलूक दास की जन्मस्थली क्या थी? कड़ा थी। और कड़ा कहाँ पड़ता है? आपके कौशाम्बी जिले में। और जब मुगल काल पढ़ेंगे तो कड़ा का, मुगल काल क्या, हम दिल्ली सल्तनत से ही कड़ा का नाम आता चला जाएगा आपके मतलब चाहे कोई युद्ध हो, चाहे सूबेदारी हो, तो दिल्ली सल्तनत से इसका नाम शुरू होता है। तो ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। एक और हम लिख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी का, इनका भी पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल, तो बहुत से लोग देखिए इनको याद रखना है, आपका जन्मस्थल इनका वाराणसी है, ठीक है। इनका जन्मस्थल वाराणसी है, ना कि कभी कभी कुछ लोग कानपुर मार देते हैं, तो कानपुर नहीं मारना हमको, इनका जन्मस्थल वाराणसी है, ठीक है। और वाराणसी में इनके कई नाम हैं, जैसे मनु, इनका ये भी क्वेश्चन किया जाता है, मनु। और फिर मणिकर्णिका भी इन्हीं का नाम, मणिकर्णिका, ठीक है। और छबीली, छबीली भी इनका नाम, ठीक है। बाकी ये गंगाधर राव की पत्नी थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ये चीज़ें हम इतिहास में पढ़ लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैंने पर्यटन और व्यक्तित्व से संबंधित, संस्कृति में ही व्यक्तित्व आता है, पर्यटन संबंधित स्थान आते हैं, और टीवी से संबंधित या रेडियो से संबंधित या चलचित्र से संबंधित चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत ही आती हैं। तो संस्कृति के अंतर्गत आज मेरा छोटा क्लास रहेगा, इसके बाद 2 क्लास और, मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरी संस्कृति को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सब कुछ क्लियर करेंगे। और लंबा वीडियो जा सकता है 1-1 घंटे का, लेकिन उसमें पूरा हो जाएगा। फिलहाल इसको आप लोगों को याद करके रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।